सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो द हिंदू एनालिसिस हैं, तो जो भी टॉपिक्स उनको डिस्कस करते हैं। एंड अगेन दिस कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन के लिए। धमरा रिवर है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। और जो साइक्लोन अभी आया है उसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए, जैसे इसरो सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऑफ साइक्लोन दाना। तो अब इसमें भी आई विल डिस्कस विथ यू एक और डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ यूज़ की गई है टू मॉनिटर इट, तो वहाँ से प्रश्न यूपीएससी बिल्कुल निकाल सकती है। सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ट्रैकोमा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर लगातार डिस्कशन 3 4 5 आ चुके हैं, तो बस एक दो पॉइंट्स देख लेंगे। ड्रग प्राइसिंग क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ड्रग प्राइसिंग और एनपीपीए के बारे में भी विल डिस्कस। ग्लोबल पोटैश सप्लाई है, ये वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन के कंटेक्स्ट में और सप्लाई चेन के कंटेक्स्ट में पोटैश का एप्लीकेशन, जो कि जीएस पेपर 1 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये मैक्सिको वॉल्केनिक एक्टिविटी के ऊपर ये ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक ये फ्रेम होगा। तो इस टाइप से प्रश्न जो है आपके लिए निकल कर आते हैं आज के पेपर से टॉपिक्स। क्वेश्चन देखो, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन को, एक है आप थोड़ा लिंक करके लिखना इसमें। बॉर्डर मैनेजमेंट सोशल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल प्ले कर सकता है। तो फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सोशल वैल्यूज़। तो 10 मार्क्स में जो है वो आपको लिखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप जो अपना आंसर है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कोर्स है आपका कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑफ एडवांस करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है ये कोर्स है। इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आपको पूरा कवर रहेगा। 50 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको आपको कवर कर लेना है। धीरे धीरे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, उनको कंप्लीट करते चले जाना है, पीछे नहीं रहना है, क्योंकि इन चीज़ों को बाद में आपसे कवर नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 25 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्सेज़ के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप जो है वहाँ से कर सकते हैं, या ये वेबसाइट है, इसमें जाके ऑल कोर्सेज में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक है, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो भीतरकनिका और धमरा। देखो कभी भी कोई टॉपिक को हम रीड करते हैं, और अंदर भी एक है टॉपिक तो धमरा रिवर से रिलेटेड, तो वी नीड टू नो अबाउट इट। बाकी जो साइक्लोन आया है इसके ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर कर लिया है। तो धमरा रिवर बेसिकली उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ पे इसका पोर्ट का एक्सपेंशन भी आपका हो रहा है, पोर्ट एक्सपेंशन प्लान भी है। उसके बाद यहाँ ओलिव रिडले के लिए भी फेमस है, और जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से काफ़ी अधिक अफेक्ट भी हो रहा है। अच्छा, कमेंट सेक्शन बताओ, अगर बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि जैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसका वो किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, खास तौर से इफ़ यू टॉक अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, तो इनको किस तरीके से अफेक्ट करती है, ज़रूर से हाईलाइट करना। अब यहाँ पे अगर आप मैप देखना चाहो तो यू कैन सी हियर, तो ये आपका ये एरिया है जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग दिस एरिया। तो मास नेस्टिंग होती है ये अलग अलग जगहों पे, जो आपका टर्टल है उसका। यहाँ भीतरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड है, ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच है, गाहिर मठा बीच है जहाँ पे ये नेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है। फिर ऋषिकुल्ला रिवर है, देवी रिवर है, महानदी रिवर है, ब्रह्मणी रिवर है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे जो रिवर्स हैं आपकी, जैसे ब्रह्मणी रिवर, महानदी रिवर, देवी रिवर, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो भीतरकनिका जो है ये लाइक देखा जाए तो एक मैनग्रोव वेटलैंड है उड़ीसा के अंदर, और ब्रह्मणी रिवर और बैतनारी रिवर डेल्टा के अलॉन्ग ये लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, ये चीज़ मैंने ऐड कर लिया है। अब देखो ये कंटेंट आपका न्यूज़पेपर पे नहीं है, और यहीं पे रोल प्ले हो जाता है कि जो भी आप सेशन देखें उसमें ये कंटेंट जो है ये कवर किया जाए, बिकॉज यहीं से प्रश्न जो है ऐसा ही आपको निकल कर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग साइक्लोन दना सिंस अक्टूबर 20 ट्रैकिंग की हो रही है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन फॉर्मेशन का सीज़न कौन सा है, नेमिंग कैसे होती है, ये सब पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। इसमें कुछ यूनिक चीज़ और भी आज, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो भी ये साइक्लोन है, साइक्लोन दाना है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है सैटेलाइट का यूज़ करके EOS 06 एंड इनसेट 3DR का
है, ठीक है। तो यूजिंग इट सैटेलाइट EOS-06 एंड इनसेट 3DR। तो यहाँ पे ये साइक्लोन आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे जो EOS है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात अगर किया जाए, तो इट फीचर्स अ स्कैट्रोमीटर सेंसर। तो यहाँ पे ये जो है स्कैट्रोमीटर सेंसर की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रेजेंट है। तो अब यहाँ थोड़ा सा मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता है, दैट इज़ फाइन। बट अभी हमें एक जैसे यूपीएससी के नज़र से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और पैटर्न जो है वो फॉल हो सकता है या पूछा जा सकता है। वो ये है कि स्कैट्रोमीटर सेंसर का रोल क्या है। ये थोड़ा सा आइडिया बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज इसके माध्यम से ट्रैकिंग हो रही है साइक्लोन की, तो ये किस तरीके से इसके थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। बाकी देखो ये भी एक पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल कैसे है, ये बिल्कुल आपके लिए प्रश्न फ्रेम हो सकता है। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। तो यहाँ पे ये एक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। इसमें जो स्कैट्रोमीटर सेंसर्स हैं वो यूज़ होते हैं, और ये भी जो डेटा है इससे हम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो स्कैट्रोमीटर या डिफ्यूज़न मीटर जो है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है रिटर्न ऑफ बीम ऑफ लाइट और रडार वेव स्कैटर्ड बाय डिफ्यूज़न इन द मीडियम सच एज एयर। तो जैसे मान लो कि ये अगर आप देखोगे ना, ये आपका है यहाँ से, तो जो भी लाइक लाइट है यहाँ, लाइक इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे जैसे ये एंटीना है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। तो जो लाइट है, उस लाइट की जो लाइट है लाइक बीम ऑफ लाइट या रडार जो वेव्स है जो स्कैटर्ड हुई हैं बाय डिफ्यूज़न इन अ मीडियम सच एज एयर, एयर के अंदर। तो जैसे मान लो एयर है, अब यहाँ पे एक टर्म आपको ध्यान में रखना है, स्कैटरिंग, है ना, स्कैटर। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से लाइट स्कैटर्ड हो रही है ना। अगर मान लो पार्टिकल की साइज़ बड़ी है, स्कैटरिंग ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट और रडार वेव्स हैं, वेव्स जो स्कैटर्ड हो रही हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, जैसे मान लो कि एयर है, एयर एज अ मीडियम एक किस लेवल तक स्कैटरिंग को प्रमोट करते, तो उस चीज़ को मेज़र करने का काम स्कैट्रोमीटर या डिफ्यूज़न मीटर के द्वारा किया जाता है। तो जनरली इसमें विजिबल लाइट का यूज़ होता है लाइक विजिबल लाइट जो कि एयरपोर्ट या लॉन्ग रोड्स है जो प्रेजेंट है, तो डिफ्यूज़न मीटर इस लाइट का इस्तेमाल करता है। रडार स्कैट्रोमीटर वो रेडियो या फिर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल जो है वो आपका करता है। ये जनरली वेदर सेटेलाइट के अंदर इसको माउंट किया जाता है जो कि इस चीज़ को स्टडी करता है। एंड ख़ास तौर से है ना, तो बहुत मतलब जो एक प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि जो स्कैट्रोमीटर डिफ्यूज़न मीटर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसका एप्लीकेशन क्या है। आपसे मैच द फॉलोइंग में प्रश्न बन सकता है कि डिफ्यूज़न मीटर बेसिकली है वो विजिबल लाइट को यूज़ करता है और जो रडार स्कैट्रोमीटर और रेडियो या माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा इनमें से क्या कंपोनेंट है जो कि इन मीटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या इनके एप्लीकेशन पे प्रश्न आ सकता है। बट अगर आपको इतना आइडिया है यू कैन ईजिली आंसर। बाकी इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट देखते हैं ट्राकोमा और काला आजार पर लगातार चर्चा चल रही है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये थोड़े आप कह सकते हैं कोई भी डिजीज़ या पैंडमिक है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ट्राकोमा एक उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि लाइक इकोनॉमिक लॉस आपका कितना हो सकता है, लाइक लॉस ऑफ अराउंड 2.9 टू $5.3 बिलियन तक है। और क्यों? क्योंकि देखो बीमारी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी का रिडक्शन है। दूसरा प्राइमरी इम्पैक्ट अगर देखोगे तो यंग चिल्ड्रंस और वुमेन जो इन एरियाज़ विथ पुअर हाइजीन, यंग जो चिल्ड्रंस हैं या वुमेन हैं इन एरियाज़ विथ पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर आर मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो जो यंग चिल्ड्रन और वुमेन हैं एरिया के अंदर विथ पुअर हाइजीन एंड लाइक है ना, खास तौर से मतलब अगर सपोज करो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो दे आर प्रोन टू दिस लाइक वी कॉल इट एज ट्राकोमा। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम दैट इज क्लामाइडिया ट्राकोमैटिस। इसकी वजह से कॉज होता है ना, क्लामीडिया। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, दैट इज़ क्लामीडिया और ट्रैकोमैटिस। देखो क्या होता है कि जैसे ऐसे जो टॉपिक है ना, ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस जैसे जैसे ये। तो जनरली पूछ लेते कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैच द फॉलोइंग इस टाइप से
एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को। जैसे कई बार है ना, तो यहाँ पे कई बार अगर आप यूपीएससी को थोड़ा सा मतलब एनालाइज करोगे तो ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर मैच द फॉलोइंग टाइप जो है प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे कैसे थ्रू कांटेक्ट विथ जो इन्फेक्टेड आई सिक्रीशन है, मतलब कोई इन्फेक्टेड है उसकी आंखों से कुछ निकल रहा है, उस वो अगर दैट कैन हेल्प, है ना, तो लाइक इन्फेक्टेड आई सिक्रीशन, कंटेमिनेटेड आइटम्स या फिर फ्लाइज की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये आपको याद रखना, फ्लाइज कैन बी अ ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। वाई डिड सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शंस अ 50% हाइक इन प्राइस ऑफ कॉमनली यूज ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है, ड्रग प्राइसिंग अपडेट की बात करें तो प्राइस इंक्रीज है अक्टूबर 14, एनपीपीए रेज द सीलिंग प्राइस ऑफ 8 एसेंशियल ड्रग्स बाय 50%। ठीक है, तो लगभग 8 एसेंशियल, देखो क्या होता है कि जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं ना उनको एक लेवल तक प्राइस, उसके एक लेवल के बाद प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक रूल है। मतलब जैसे अगर किसी को एसेंशियल ड्रग्स के रूप में अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको एक लेवल के बाद प्राइस उसका इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, सरकार उस पर कैप लगाती है, मतलब उसके बियॉन्ड प्राइस नहीं रखा जा सकता। बट अभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइस को इंक्रीज़ किया है, तो इस पर जस्टिफाई भी किया। तो इसमें एक चीज़ कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कहना है कि जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो दवा बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसका एक मतलब प्राइस काफ़ी बढ़ा है। जैसे चाइना से एपीआईज काफ़ी आते हैं तो वहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, तो ये एक मैटर ऑफ चैलेंज है। तो एनपीपीए जो नेशनल जो प्राइस आप कह सकते हो कि कंट्रोल अथॉरिटी के रूप में काम करती है, एक महत्वपूर्ण रोल भी है। तो एनपीपीए जो है इसने स्टैब्लिश किया है 1997 में, एंड इट बेसिकली रेगुलेट द ड्रग प्राइस, जो कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत है ना, इट रेगुलेट द ड्रग प्राइस अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र के अंडर जो है वो ऑपरेट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्राइस रिवीजन है ये बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट भी कर सकता है, मतलब है ना, कि जो ट्रीटमेंट है उसका, मतलब जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल आपका होता है कई ऐसी दवाइयाँ जो होता है तो उसका जो कॉस्टली अगर होगा तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। और प्राइस इंक्रीज़ होने का फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो एपीआई दवा बनाने के लिए उसका प्राइस आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो प्राइस कंट्रोल है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ की बात करें तो इट वर्क्स खास तौर से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत अगर देखा जाए। डीपीओसी है जिसे हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बोलते हैं, इट रेगुलेट्स द ड्रग प्राइस इन इंडिया अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। उसके बाद गोल की बात करें तो इट प्रिवेंट अनरीजनेबल प्राइसिंग, है ना। तो ये जो गोल्स हैं खास तौर से अगर इस एक्ट के तहत किसी भी दवा को अगर आप एसेंशियल ड्रग के रूप में कंसिडर करते हो तो उसके प्राइस को कंट्रोल, द प्राइस हैज़ टू बी कंट्रोल। एंड इसके लिए क्या है कि जो भी अनरीजनेबल, मान लो प्राइस बहुत अनरीजनेबल है तो उसको कैसे उस प्राइस को रिड्यूस किया जाए, उस पर फोकस आपका किया जाता है। तो यहाँ पे कई सारे जो प्राइस कंट्रोल ड्रग्स हैं वो मेंशन होते हैं उसके अंदर, और कुछ ऐसी कंडीशंस आपकी होती हैं जिसके बेसिस पर जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अथॉरिटी की बात करें जो महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले करता है दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीपीसीओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एनफोर्समेंट की बात करें, एनपीपी एनफोर्स प्राइजेस, रिकवर्स ओवरचार्ज, मॉनिटर प्राइजेस, ये एक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का एक महत्व, अब ये चीज़ आपको बहुत, जैसे अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीसीओ के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, आपका सबसे पहला जो आंसर होगा वो ये रहेगा कि इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जिम्मेदार है, बट दैट इज़ नॉट द केस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो किस तरीके से, क्योंकि देखो इट्स एन एसेंशियल ड्रग, किसी भी अगर दवा को अगर आप अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो उस कंसिडरेशन के अंदर, है ना, उस कंसिडरेशन के अंदर, है ना, इफ़ इट्स पार्ट ऑफ एन एसेंशियल मेडिसिन, तो जस्ट टू मेक इट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, अगर आप उसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक इट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, तो उस कंसिडरेशन के अंडर इफ़ यू वांट टू मेक इट, तो वहाँ पे प्राइस कंट्रोल जो है वो आपका
किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा देख लो कि जैसे आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, डीपीसीओ का रेगुलेशन है, प्राइस कंट्रोल है, प्राइस को कैसे सेट करना है, इम्प्लीमेंटेशन मेथड को देखना, अगर कोई वायलेट करता है तो उस पे आपकी पेनल्टीज़ हैं। ये सब करने के लिए आपका एनपीपीए जो अथॉरिटी है वो एनफोर्स करता है, मॉनिटर करता है। एंड एम इज़ टू अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को आपको मतलब इंश्योर करना। अब इसका जो गठन है एनपीपीए का, ये 1997 के अंदर है, अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और अभी मीटिंग्स कई हुई हैं और उसमें लाइक कुछ का प्राइस है आपका इंक्रीज़ किया गया, जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर पैरा 19 डीपीसीओ 2013 का जो है, उसमें जो सर्टेन पावर प्रोवाइडेड इस अथॉरिटी को, उसको यूज़ करके प्राइस को इंक्रीज़ किया गया है। एनपीपीए ने सैंक्शन 50% इंक्रीज़ जो है लाइक सीलिंग प्राइस आपका है, उसमें मतलब सर्टेन फार्मूला के बेसिस में एक जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ आपका किया गया है। सेक्शन 19 जो है डीपीसीओ का, वो परमिट करता है गवर्नमेंट को कि जिसके माध्यम से ड्रग प्राइजेस को एडजस्ट किया जाए अंडर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 19 डीपीसीओ का रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस अगर प्रेजेंट है, तो उस एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस के कंसिडरेशन के अंदर ये जो आपका प्राइस है, उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कदम जो है वो आपके उठाए जा सकते हैं। तो इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ये कंपलसरी है ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पोटैश सप्लाई नियर्स प्री वॉर लेवल पुशिंग प्रोड्यूसर्स टू कट आउटपुट। तो ग्लोबल पोटैश सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लाइक वी कैन से जो अभी वॉर चल रही थी, पोटैश हम लेते थे इस रीजन से, यूक्रेन और वहाँ से। तो जो ग्लोबल पोटैश सप्लाई है ये धीरे धीरे मतलब सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि जो रशिया और बेलारूस है उनका शिपमेंट एशिया साउथ अमेरिका में बढ़ा है। पोटैश का जो प्रोटेक्शन है फर्दर आपका लगभग इंक्रीज़ होगा। रशिया का जो एक्सपोर्ट लगभग 12 से 12 to 13 मिलियन टन्स है, बेलारूस का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो पोटैश जो प्राइजेज है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से काफ़ी आपका अफेक्ट हुआ था, लॉजिस्टिक इश्यूज जो अराइज हो रहे थे उसकी वजह से, पेमेंट कैसे करेंगे उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट है कनाडा, जॉर्डन, लायोस की बात करें तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल सप्लाई ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज यूक्रेन रशिया से चीज़ें नहीं आ रही हैं तो दूसरे देश अल्टरनेटिव के रूप में काम करने लगे, कनाडा, जॉर्डन, लायोस की बात करें, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल सप्लाई ग्रोथ। और इससे जो है पोटेंशियल जो ओवर सप्लाई आप कह सकते हो, जो रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल ओवर सप्लाई, जो पोटेंशियल ओवर सप्लाई है, क्योंकि देखो बहुत सारे जो पहले सप्लाई करते थे वो भी जम के सप्लाई करने लगे और दूसरे प्लेयर्स भी आ गए, तो सप्लाई डिमांड से ज़्यादा भी हो रही है, तो इससे जो प्राइस की स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे जो डिमांड है पोटैश का ये आपका इंक्रीज़ होगा स्लाइटली बाय 2025 में इंक्रीज़ होगा। एंड इवन जर्मनी की कुछ कंपनीज दे आर ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डिमांड एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन, तो ये भी आपका इंक्रीज़ होगा। तो ग्लोबल जो पोटैश सप्लाई है धीरे धीरे रिकवर कर रहा है विथ इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट जो है रशिया से, बेलारूस से, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, और इससे जो प्राइस है उनका नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो देखने को मिल रहा है, लीडिंग टू नॉर्मलाइज्ड प्राइस एंड कंसर्न अबाउट द ओवर सप्लाई। अब पोटैश एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री की बात करें तो जो पोटैश है ये प्राइमरली फर्टिलाइज़र के यूज़ के लिए मतलब फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ होता है। अब ये भी आप सोचो कि अगर पोटैश का सप्लाई आपका अफेक्ट होता है तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द प्राइजेज ऑफ फर्टिलाइज़र। जैसे पहले इंक्रीज़ हुआ था तो गवर्नमेंट का भी एक बजट बढ़ रहा था सब्सिडी एंड ऑल देने में। अब इससे क्या है, क्रॉप की यील्ड क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में पोटैश का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एनपीके हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइज़र, और पोटैश का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के रूप में काम करती है। फिर इसका काम ग्लास प्रोडक्शन में है, फ्लक्स सेरामिक्स में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। एनिमल फीड की बात करें तो पोटेशियम सोर्स फॉर पोटेशियम फॉर लाइव स्टॉक है, एनिमल हेल्थ के लिए भी यूज़फुल आपका है, ये भी आपका कहा जाता है। तो कनाडा एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे जो सस्कटचेवन जो रीजन है ना, तो वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक बार देखना ये रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, सस्कटचेवन जो आपका रीजन आई थिंक कनाडा साउथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है। एंड अभी धीरे धीरे जो डिमांड और सप्लाई जो है वो मीट कर रहा है। पहले एकदम से
प्राइस बढ़ा था, उसके पीछे रीज़न यही है कि जो यूक्रेन और रशिया से जो चीज़ें आ रही थी वो महंगी हो रही थी। बट डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो आप कह रहे हैं, अब फ्यूचर के अंदर भी देखो फर्टिलाइज़र का डिमांड तो बढ़ना ही है। तो अभी कई नए नए तरीके आ रहे हैं इको फ्रेंडली तरीके से माइनिंग टेक्निक डेवलप करके, और कैसे जो पोटैश है दूसरे जो फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें बढ़ रहा है। तो उस वजह से डिमांड जनरेट होगी ही सप्लाई के साथ, जो अगर सप्लाई डिमांड को मीट करेगी तो दैट विल हेल्प टू बैलेंस द प्राइस, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है देखो यूपीएससी, देखो टॉपिक को ना यूपीएससी की नज़र से देखना है। अब जो इतने लोग भी नए हैं मैं उनको फिर यही कहूँगा कि ये कंटेंट है, अब इस कंटेंट को खाली करंट अफेयर के नाम पे मत देखो। जो भी मैं कवर करा रहा हूँ वो आपके सारे सब्जेक्ट के एप्लीकेशन हैं, और ख़ास तौर से जो हाईली डायनेमिक आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर में, ये डायनेमिक टॉपिक्स हैं। इनमें आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के माध्यम से ही चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। इवन जो बहुत आप स्टैटिक समझते हैं सोसाइटी वाले, उसके भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर को अगर अच्छे से देखा जाए, वो नज़र होनी चाहिए बस। अब वो हम लोग का एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे वी आर डूइंग इट। आपका काम ये है कि आपको कंटेंट को करना है, ठीक है। तो बस जो कंटेंट दिया जाए उसको बढ़िया तरीके से करो, और ये बहुत मैटर करता है। और टेस्ट सीरीज़ और ये सब जो चल रही हैं उनको भी फोकस करते रहना है आपको। ज्योग्राफी स्पेशल है ये। सैन पेड्रो चोलुला प्यूबेला स्टेट है मैक्सिको के अंदर, ये लोकेटेड है। तो ये तो देखो मैपिंग का हो गया, और मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्केनो का नाम मेंशन्ड है इसमें, देखो ये मेंशन्ड है। चलो अब यूपीएससी की नज़र देखते हैं कि यार यूपीएससी इसमें क्या कहाँ जा सकता है। तो यूपीएससी कहाँ जाएगा, यूपीएससी ये जाएगा कि देखो पहली चीज़ तो ये है कि ठीक है ये वॉल्केनो आपका नाम है। अब हम ये देखते हैं कि यार अपने ज्योग्राफी के किस सिलेबस से जुड़ा हुआ ये है। अच्छा, यहाँ वॉल्केनो क्यों, सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए आपके मन के अंदर, यहाँ अर्थक्वेक और वॉल्केनो की स्थिति क्यों है। तो तुरंत आंसर होना चाहिए कि देखो ये जो रीजन है ये रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग लोकेटेड है, ये रिंग ऑफ फायर है, और यहाँ पे ये लोकेटेड है। कहाँ गया, यहाँ पे लोकेटेड है। तो रिंग ऑफ फायर है, मतलब यहाँ पे आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट है और दूसरी प्लेट है, तो सबडक्शन हो रहा है, जो कि हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है। सबडक्ट हो रही, सबडक्ट होने का मतलब एक प्लेट जो ये प्लेट है, पैसिफिक ओशन प्लेट है, वो नीचे की तरफ जा रही है, मेल्ट हो रही है। वो आपके जो लावा ये सब बन रहा है, तो एक जो वॉल्केनिक इरप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट है, ये भी कोकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिका के अंदर नीचे जा रही है, एंड इससे ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। पोपा काटापेटी वॉल्केनो की बात करें तो इसका भी इरप्शन कई बार जो है हुआ है, और ये ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट में लोकेटेड है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे स्पेसिफिकली प्लेट का पूछ लिया तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, कि कौन से प्लेट की बात जो है वो आपकी हो रही है। उसके बाद चेची नाउटजिन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये जो वॉल्केनिक फील्ड है ये पोटेंशियल इरप्शन रिस्क है, मतलब क्योंकि सदर्न पार्ट मैक्सिको का रीजन है वहाँ पे। और फिर इरप्शन रिस्क की बात करें तो एक्टिव जो वॉल्केनो है मैक्सिको के अंदर, ये वी कैन से कि जो एक्टिव वॉल्केनो मैक्सिको के अंदर है, प्रेजेंट्स ऑनगोइंग रिस्क टू पॉपुलेटेड एरिया। तो यहाँ पे एक्टिव जो वॉल्केनो है मैक्सिको के अंदर, इट प्रेजेंट ऑनगोइंग रिस्क, खास तौर से क्योंकि देखो वॉल्केनिक इरप्शन है तो अराउंड जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो मान लो वॉल्केनिक इरप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या क्या है, क्या इम्पैक्ट है, तो दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो नोट्स हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के, ये तो पुराने बैच के हैं, अपडेटेड नोट्स भी साथ में ऐड होकर मिलेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। नोट्स आपको लगभग 400, अब तो और भी नोट्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, 450 से 500 पेजेस तक है। इसमें पीडीएफ भी माइंड मैप्स के साथ दी जाएगी। तो ये नंबर है, कोई क्वेरी इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अभी दिवाली वीक आने वाला है, ठीक है, इस दिवाली वीक में ऑफ़र रहेगा, तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो। और उस में पूरे जितने भी आपको जहाँ से जुड़ना है, क्योंकि फिर उसके बाद ऑफ़र कब आएगा, नेक्स्ट बड़े उसमें आएगा, तो तब हो सकता है टाइम लगे। तो ये दिवाली ऑफ़र का आपको वेट करना है। दिवाली ऑफ़र मतलब जो वीक है है ना, पूरे ऑफ़र चलेगा, 100 स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगा, ठीक है। वो ऑफ़र जो भी ऑफ़र रहेगा उसमें 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो आप अगर जुड़ेंगे तो उसमें जो भी ऑफ़र है उसका बेनिफिट उठा के आप जुड़ सकते हैं। ऐसे राइटिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 हमने टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, और मंडे को आपको सारी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, चेक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ है, तो ये जो कमिंग मंडे है इसमें हम लोग का 4 टेस्ट हो गए, 5वां टेस्ट होगा। और आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, सिलेबस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, तो सिलेबस में पढ़ो, जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको पढ़ो। और जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो मैंने आपको
दिए हैं उसमें मैंने इसमें क्वेश्चंस भी कहाँ डाला, एक क्वेश्चन भी जैसे कल डाला था एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस भी आपको करते जाना, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा अलग अलग एरिया से, उन क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। तो ये एक पूरा स्टडी मटेरियल होगा, बहुत अल्टीमेट और है ना स्टडी मटेरियल है, तो इस पर जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं उनको फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रहार बैच है करंट अफेयर्स का, इसको भी मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका PDF जो है अलग से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल बॉर्डर मैनेजमेंट कैन प्ले इन प्रोटेक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज़। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज करें, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।